Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है. आज डिकोड थोड़ा देर से शुरू हो रहा है क्योंकि जैसा आपने देखा कि राज्यसभा में नए पेपर लीक पर जो नया विधेयक आया, जो नया बिल आया, उस पर वोटिंग चल रही थी. तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं. तो आज सबसे पहले हम आपको कॉकरोच आंदोलन के गालीबाजों के खिलाफ भारत के लोगों का गुस्सा, उनकी नाराज़गी और उनका दर्द दिखाएंगे. जेनजी आंदोलन के बारे में अब सिर्फ यही कहा जा सकता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. क्योंकि अब भारत की जनता ये समझ चुकी है कि जिन युवाओं को उन्होंने शिक्षा में बदलाव का ब्रांड एम्बेसडर माना, वो सिर्फ गालीबाज निकले. आज से हम ऐसे गालीबाजों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट गालीबाज. अगर आप भी ये मानते हैं कि विरोध प्रदर्शन में अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, तो हमारी इस मुहिम से आप जुड़ सकते हैं. हैशटैग हमने दिया है इंडिया अगेंस्ट गालीबाज. इस हैशटैग के साथ आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं. आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी भारत की संसद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे. अगर ये भीड़ उस दिन संसद भवन में दाखिल हो जाती तो सोचिए भारत की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा समझौता होता. आज दिल्ली सरकार ने आंदोलन में हिंसा को लेकर दर्ज की गई सभी 13 एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है. लेकिन इसके साथ शर्त यह भी है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी. और भारत में पेपर लीक को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक के बीच अब नए एंटी पेपर लीक बिल को लेकर मतभेद हो गए हैं. इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे सोनम वांगचुक. इस बिल को छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला बता रहे हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी इस नए कानून पर सवाल उठा रही है. लेकिन आज सबसे पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात, क्या आप भी जंतर मंतर के गालीबाजों की अभद्र और गाली गलौच वाली भाषा से परेशान हैं? आपने भी इतने दिन वो सारे अश्लील वीडियोस, वो रील्स अब तक देख ली होंगी. जेनजी ने इस आंदोलन के दौरान ऐसी रील्स और वीडियोस बनाए जिनमें भद्दी और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया. इससे पूरे देश के आम लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है और उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई. वो मानते हैं कि विरोध दर्ज कराने का तरीका मर्यादा के अंदर रहकर होना चाहिए. इसलिए आज से हम ऐसे गालीबाजों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट गालीबाज. ये आपकी स्क्रीन पर है और इसलिए हम ये कह रहे हैं, रेस्पेक्ट इज कूल, अब्यूज इज नॉट. किसी का सम्मान करना कूल है, लेकिन गाली देना कूल कभी नहीं हो सकता. बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे थे कूल दिखने के लिए, बोल्ड दिखने के लिए, क्रांतिकारी दिखने के लिए, लेकिन यह सही नहीं है. अगर आप भी ये मानते हैं कि असहमति जताने के लिए गाली गलौच और अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए और आप भी इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं इस हैशटैग के साथ, क्योंकि ये भारत के हर परिवार के संस्कारों से जुड़ा मामला है. आप हैशटैग इंडिया अगेंस्ट गालीबाज के साथ अपने विचार आज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए.
क्यों मार रहे हो भाई? बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देख, देखो मोदी जी की माँ को गाली दिया है। हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। मुझे वो छोटे छोटे लड़के, वो छोटे छोटे बच्चियां किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां आपको देते थे, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। किसी की माँ को गाली दोगे आप प्रोटेस्ट के टाइम? आपके अंदर इतना हिम्मत था कि आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो? कहने में पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये पीसफुल था? जो इतने गंदे गंदे पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं हाथों में, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जेन ज़ी का प्रोटेस्ट खत्म होने के 4 दिन के बाद ही ये कहावत देश पर बिल्कुल फिट बैठती है। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की रील्स की चमक दमक की वजह से कुछ दिन के लिए जेन ज़ी का ये प्रोटेस्ट पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसकी चांदनी में पूरा देश नहा रहा है। लेकिन 4 दिन के बाद ही ये प्रोटेस्ट अमावस्या जैसा लगने लगा, जिसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। भारत की जनता को 4 दिनों में ही ये समझ में आ गया कि वो रील्स देखकर भावनाओं में बह गए थे और अब भारत के लोगों ने कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया है। उन्हें पछतावा हो रहा है। यहाँ कोर्स करेक्शन का मतलब है कि लोग अब अपने किए पर पछता रहे हैं। पुरानी पीढ़ी गालीबाज जेन ज़ी से बेहद नाराज है और जब देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उन कांपते हाथों को देखा, उनकी नम आंखों को देखा, उनकी उस भावना को महसूस किया, तो पूरे भारत का दिल पिघल गया। और अब भारत के परिवारों में 2 तरह की भावनाएं हैं। एक वो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेन ज़ी की बदसलूकी की वजह से बहुत दुखी हैं, और दूसरे वो जो बहुत गुस्से में हैं और अब जेन ज़ी के गालीबाजों को ऐसे लोगों के गुस्से का सामना सड़कों पर करना पड़ रहा है। ऐसे गालीबाज जहां भी सड़कों पर मिल रहे हैं, जनता इन्हें घेर लेती है, सवाल पूछती है और कई बार तो इन पर हमला भी कर रही है। तो सबसे पहले आज आप ये देखिए कि भारत की सड़कों पर लोगों के बीच अब इस प्रकार के गालीबाजों को लेकर कितना गुस्सा है, और जो वो तमाम लोग थे जो बहुत कूल बनकर, बड़े बोल्ड बनकर वो अश्लील वीडियोस बना रहे थे, लोगों ने उन वायरल वीडियोस को देख लिया और अब उनकी पहचान सड़कों पर ऐसे हो रही है। क्यों मार रहे हो भाई? इसका सर फोड़ दिया बंदे का, ये कैमरामैन था। बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देख, देखो मोदी जी की माँ को गाली दिया है। मोदी जी के माँ को गाली दिया, ये बंदा को मार। मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इस आंदोलन के दौरान एक नई चीज ये हुई कि पूरे देश को रील्स देखने की आदत पड़ गई। जो लोग पहले रील्स नहीं देखते थे वो भी देखने लगे और सोशल मीडिया पर एक तरफा रील्स ही वायरल होती रही, एक विचारधारा की रील्स वायरल होती रही। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत के लोग उन्हीं रील्स के जरिए अब पूरे देश की भावनाओं को कैसे बदल रहे हैं। देश के युवा, गृहिणियां, हाउसवाइफ्स, पुरानी पीढ़ी के दादा दादी, तमाम लोग अब सब एकजुट हो चुके हैं और इस गालीबाज पीढ़ी के प्रति अपनी नाराजगी जता रहे हैं उन्हीं की भाषा में और उसी इंस्टाग्राम पर। इन 4 दिनों में जिस तरह देश का माहौल बदला, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। अब तक गालीबाजों की रील्स तो आपने बहुत देख ली, लेकिन अब जो दूसरे लोग हैं जो इन गालीबाज युवकों से परेशान हैं, जो इन्हें इनका जवाब देना चाहते हैं, अब वो भी इंस्टाग्राम पर आ गए हैं, अब वो भी रील्स बना रहे हैं। अब तक आपने एक तरफा रील्स देखी, अब दूसरी तरफ की रील्स देखिए और आपको इसमें नजर आएगा कि देश के लोग कितने आहत हैं। देश के लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी अगली पीढ़ी ऐसी निकली, और बहुत सारे लोग अब ये सोचते हैं कि अगर हमारी अगली पीढ़ी ये है तो देश कैसे हाथों में जा रहा है। खास तौर पर इस पीढ़ी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, भारतीय सेना के बारे में अपशब्द कहे, हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका अपमान किया, वहां पर जो पुलिस वाले खड़े हुए थे, आरएएफ वाले खड़े हुए थे, कैसे उनके साथ जाकर रील्स बनाई, उनका मजाक उड़ाया। ये सब देखकर देश के ज्यादातर लोग अब बहुत नाराज हैं
बहुत आहत हैं और अब उनका दर्द इन रील्स के जरिए निकल रहा है। जो वर्ड्स उस लड़की ने मोदी जी के लिए यूज किए हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पर, अगर वही सेम वर्ड्स आपके पेरेंट्स के लिए कोई यूज करे या फिर आपके घर में जो बुजुर्ग है उनके लिए यूज करे, जो लोग उसको वहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे खड़े होके, जो हंस रहे थे उस टाइम पर उसकी बातों पे, तो क्या उनका रिएक्शन तब भी सेम होगा? वो तब भी हंसेंगे अगर वही सेम वर्ड्स उनके पेरेंट्स के लिए यूज हो? कहने में पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये पीसफुल था? जो इतने गंदे गंदे पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं हाथों में, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्यों? ये स्टूडेंट्स है। सो आप लोगों ने ना ही तो उस पद की कोई लिहाज रखी और ना ही उनकी एज की। इतने दिनों से लोग आपको इतनी गालियां देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को चोट पहुंचता है। ऐसा लगता है कोई मेरे पिता को गाली दे रहा है। और दम कैसा है, अगर जितना तुम गाली बकरे उसका 0.1% भी अगर पाकिस्तान बोले तो उसको घर में घुस के कूट के आ जाए, लेकिन तुम्हारा हंस के इसने सब सहा, तुम्हारी सारी गालियां इसने सही। यार बस करो भाई, बस करो यार। क्या इसके मन से क्या बीत रही होगी जितना इसने अपने देश के लिए काम किया है, आज इनको ये सब झेलना पड़ रहा है। और जो मोदी जी के समर्थक है उनको तहे दिल से शुभकामनाएं, और भाई समर्थन दिखाओ, लिखो कमेंट में समर्थन अपना, कुछ भी मोदी जी के लिए कुछ भी लिखो। उस बंदे को अच्छा लगना चाहिए यार। बहुत गलत हुआ है, बहुत ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी गलत इतनी गंदी गालियां, जितनी गालियां और जितनी गंदी बातें लोगों ने मोदी जी के बारे में कही है, क्या वो इतनी ही गंदी गालियां अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें देते हैं? इस उम्र के लोग जिनके भी घर में होंगे ना, आज वो एक गिलास पानी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। और उसी उम्र का एक इंसान पूरा देश चला रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उसको लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। प्रोटेस्टर इतनी गंदी गालियां उन्हें दे रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मोदी जी उन्हें बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे घर के बड़े करते हैं। बच्चे हैं, बोल दिए, कोई बात नहीं, जाने दो। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई। तिना ते मैं इतना ज्यादा दुखी नहीं हुई जितने में आज एक वीडियो दिखी ना, तीसरा दिखी ने मैं दुखी हुई। मतलब मैं थोड़ा मुझे शब्द नहीं है कि मैं कितना दुखी हुई होंगी। मतलब उस माँ को गाली देने की क्या जरूरत थी जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसने कभी राजनीति की ही नहीं, उसको गाली देने की क्या जरूरत थी? वो भी छोटे छोटे बच्चे उस माँ को गाली दे रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मेरी माँ को कोई कुछ बोले तो मैं सच्ची मेरा मन करता मैं उसको क्या कर दूं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी कैसे सहन कर रहे होंगे कि उनकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई। कैसा है वो इंसान, सोच सकते हैं आप कितना बर्दाश्त करता होगा वो इंसान। कितनी गालियां सुनी होगी उसने, कितनी गालियां सुनी होगी उस इंसान ने। और ये जो आज मैंने वीडियो देखा ना, इसको देख के तो मैं इतनी दुखी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कोई भी किसी की माँ को कैसे इतनी गंदी गालियां दे सकता है। कैसे संस्कार होंगे उन बच्चों के। तो देखिए, जेन ज़ी आंदोलन खत्म होने के सिर्फ 100 घंटों के बाद ही देश के हालात, देश की सोच, देश का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर जिन रील्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, अब उन्हीं रील्स को बनाने वालों का सड़कों पर विरोध हो रहा है। ऐसे गालीबाजों से अब लोग जवाब मांग रहे हैं और लोगों का सवाल सिर्फ एक है कि क्या विरोध प्रदर्शन करने के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल जरूरी था? क्या अपना ये चेहरा दिखाना जरूरी था? आम लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे गालीबाजों को घेर रहे हैं, जो भी जहां मिल जाता है, क्योंकि लोग इन्हें
इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं, लोग इन्हें पहचान रहे हैं और जहां भी ये मिलते हैं अब लोग इन्हें घेर कर इनसे जवाब मांगते हैं। कॉकरोच है। अरे वीडियो बनाने के 100 रुपए मांग रही थी, मैंने सुना 100 रुपए बोल रही थी। कॉकरोच महिला का बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन एक ही चीज कहना चाहते हैं, श्रीलंका में जाके कूदा आज ही महिला क्या बोल रही है पुलिस के खिलाफ, जिस लगातार एक्टिव है। अरे कॉकरोच छोड़ो तो बोले टंकी। कल हमने आपको दिखाया था कि इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उस समय कूल बनने के चक्कर में, बोल्ड बनने के चक्कर में और वहां पर हीरो बनने के चक्कर में, क्योंकि ये जितनी ज्यादा आलोचना करते थे प्रधानमंत्री की, जितनी ज्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वहां पर उतनी ही तालियां बजती थी। लड़कियों को लोग लिखते थे क्वीन, यू आर सो गुड। लड़कों को लिखते थे कि भाई तू तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। तालियां बजती थी और उन तालियों के चक्कर में थोड़ी देर के लिए ये सारे लोग बहक गए और इनमें से बड़ी संख्या में लोग अब माफिया मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालकर के हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दिलचस्प बात यह है कि देश का सिर्फ एक वर्ग ही नहीं बल्कि अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग पीढ़ियों के लोग सोशल मीडिया पर आकर अपना पक्ष रख रहे हैं। आज से पहले किसी एक घटना पर देश की जनता का ऐसा रिएक्शन, वो भी सोशल मीडिया पर, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ और रिएक्शंस देखिए। माँ को नहीं घसीटा जाता ये प्रोटेस्ट के टाइम, माँ को गाली दी नहीं जाती इतनी गंदी गंदी। मदर्स डे के दिन तो सब इतना अच्छा अच्छा स्टोरी लगा देते हैं, मेरी माँ मेरी माँ। क्या उनकी माँ नहीं थी वो? जो कुछ भी बोल दिया आपने उन लोगों से उनकी माँ को, उनको खराब नहीं लगता? उनके अंदर दिल नहीं है? और आपके एज में ना उनके जो बहुत फर्क है, जो उनको आपने इतने अपशुद्ध बोले हैं, उनके लिए तो छोड़ो, उनकी माँ के लिए बोलना बहुत गंदा था ये। आप लोग अपना को देखते ना, उनकी माँ को गाली दे रहे सीधा। ये छोटे छोटे बच्चे कितनी गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। मोदी जी के अगेंस्ट ऐसी भाषा का कैसे यूज कर सकते हो तुम यार? मैं कोई पार्टी का फेवर नहीं कर रही, किसी को प्रोटेस्ट करो तुम्हारी, ठीक है, ये यार इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तुम, लेकिन ऐसे लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर के लिए? मतलब तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? पढ़ाया नहीं है तुम्हें? कैसे संस्कार दिए हैं यार? और ये कल के आए बच्चे आपको गाली दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपने पिता को कोई गाली दे रहा है। अब कष्ट हो रहा है। यहाँ मैं बहुत रील बनाती हूँ, पर आज तक इतना दुख रहा है जब भी कोई रील आपके प्रति नफरत देख रही हूँ उन लोगों के अंदर। कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, उनको गलत सही का अभी तक अनुभव नहीं है। आपको सैल्यूट है मेरा मोदी जी। जय हिंद। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हम लोग के दादाजी की उम्र या पिता की उम्र के हैं ये, और आजकल के बच्चे उनको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। उन माता पिताओं के धिक्कार है, थू, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। वो जो 15-15 साल की लड़कियां, 15-15 साल 20-20 साल की जो लड़कियां आपको गाली दे रही थी, आपके स्वर्गीय माता जी को, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको गाली दे रही थी। वो लड़के इतनी अभद्र भाषा में जो गाली दे रहे थे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत हर्ट हुआ यार। आप देश को इतना आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं आप, और अपने ही देश के लोग, अपने देश की जिंदगी, अपने आप को सो कॉल्ड जिंदगी बोलते हैं, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके पेरेंट्स उनको क्या सिखाया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी डर नहीं लगा। लेकिन जिस ढंग से, जिस लहजे में आप मोदी जी के बारे में बातें करते हो वो बिल्कुल ही गलत है। आप एक सोचो कि ये एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उम्र में कितने ही बड़े हैं, और उनको तो आप बोलते हो, उनकी माँ के बारे में भी अनसठ बातें बोलते हो। कैसे आप लोग ये सब बातें बोल रहे हो? खुद को जैन जी, खुद को अल्फा, पता नहीं क्या क्या कहते हो भाई।
तमीज कहाँ चली गई आपकी? आपको तमीज कहाँ है? आप भूल गए हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे बोलने का कोई ये नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरी बातें आप सब सुनेंगे, लेकिन मैं हर्ट हुई, खुद मैं भी हर्ट हुई कि आप लोग मोदी जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। हमको कल से इतना बुरा लगा है, उनकी माता जी से ऐसा बोला, हमारे उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे भी आंसू आ रहे थे। ऐसे बुजुर्गों को ऐसे बोला जाता है क्या? तो आप देखिए कि कैसे देश के लोगों का रिएक्शन आ रहा है और आम लोगों में सबसे ज़्यादा गुस्सा इन रील्स की अश्लील भाषा को लेकर है। अब युवा भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रदर्शनकारी अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बुजुर्गों से भी ऐसी ही भाषा में बात करते हैं? आपके बच्चे खुद कह रहे हैं कि वो कॉकरोच हैं। मेरे फ्लैट के बाहर कचरा होता है ना, उसमें कॉकरोच अपने आप पैदा हो जाता है। तो अगर उनको उनके घर का पता बता दिया तो इसमें गलत क्या है? आपके घर के बच्चे आपको ऐसे बुलाते हैं क्या कि ए इधर आ? तब तो आप कह सकते हो कि वो अच्छे बच्चे हैं। तो आपके घर पे होता होगा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल है? नहीं मतलब आपने बच्चों को थोड़ा तमीज सिखाओ पहले कि बात कैसे करनी है। नहीं मतलब तुम्हारे बच्चों को सब आजादी है प्रधानमंत्री जी को गाली देने की, आर्मी को गाली देने की, खुद को कॉकरोच बोलने की। अब हम उनको उनका एड्रेस बता रहे हैं तो वो उनसे सुना नहीं जा रहा। हद हो गई। मतलब भाई सारी आजादी तुम्हें ही है क्या देश में? तो तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें देते होंगे इस तरह की गालियां। आए बड़े चल के, देश का भविष्य है। सही हो रही है पुलिस इनको। तो यह है देश का मूड इस समय। इसके अलावा बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव एक देखने को मिल रहा है। एक घटना मैं आपको बताता हूं। अब एक लड़की थी जो जंतर मंतर पर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उसने काफी अपशब्द कहे, आपने भी इसे देख लिया होगा। ये लड़की ये कहती है कि ये जिस मकान में किराए पर रहती है उस मकान मालिक ने इसे अपने घर से चले जाने के लिए कहा। मकान मालिक ने कहा कि भाई हमारे विचार मेल नहीं खाते, आप मेरे मकान में नहीं रह सकते। तो सोचिए, लोग अब ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, इन परिवारों को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। और आप यकीन मानिएगा, अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको अपने घर में अपना मकान किराए पर नहीं देंगे, आप तुरंत निकल जाइए। आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद लोग इन्हें नौकरी पर भी नहीं रखेंगे, लोग इनके साथ अपना कोई रिश्ता बनाने से इनकार कर देंगे। अब ये लड़की ने खुद ये कहा है कि मेरे मकान मालिक ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, जाने को कहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जंतर मंतर पर गई थी। पहले देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखो गाइस, जंतर मंतर जाने का हमारा कितना अच्छा फायदा हुआ। I mean, ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता। बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, निकलो यहाँ से, दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर। तो पैसा भी उतना ही लगा है मम्मी, बहुत महंगा मिला है, डबल किराया है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे। और बाकी आप देख सकते हो जंतर मंतर जाने का फायदा या नुकसान, जो आप समझो। पापा आपको क्या लगता है, नुकसान हुआ है या फायदा? ज्यादा बड़ी बात मत को, स्टोरी है। तो फिर जब वीडियो नहीं बनानी थी तब क्यों बोल रहे थे कि नुकसान हुआ है? सही बात। चलो गाइस, अच्छा, इससे 100 गुना अच्छा घर मिला यार। तो अब आपको दिखने वाला है ये। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी के खाना जो है, ईट इट। तो गाइस आप देख सकते हो, आम लोगों के बाद अब पुलिस भी इन गालीबाजों के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोएडा की 25 साल की एक लड़की जिसका नाम है रुचिका सिंह, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इस समय ये लड़की फरार है। ये लड़की नोएडा में ही काम करती है और आपको याद होगा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत अभद्र और आपत्तिजनक भाषा में बहुत सारी बातें कही थी। तब सोशल मीडिया पर इस लड़की की बड़ी चर्चा हुई थी। ये चाहती भी यही थी, ये वायरल होना चाहती थी। और अब भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस लड़की को ना पहचानता हो। पुलिस के मुताबिक वीडियो और डिजिटल एविडेंस और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच करने के बाद इस लड़की के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।
इस लड़की ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नारेबाजी की थी और आज नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है इसके खिलाफ। इसलिए अब इस केस को नोएडा से दिल्ली भी ट्रांसफर किया जाएगा। ये वो जेन ज़ी है जिसने कुछ मिनट की सोशल मीडिया फेम हासिल करने के लिए, खुद को कूल और बोल्ड साबित करने के लिए मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके की आज की भाषा ध्यान से सुननी चाहिए। आज अभिजीत दिपके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तो अब सत्ता से हटकर अपना पद छोड़कर एक इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वो वीडियो देखे जो उन्होंने छात्रों के लिए बनाए हैं। अब आप अभिजीत दिपके की इस आपत्तिजनक भाषा को सुनिए, बयान को सुनिए, और अगर नेता ऐसा है तो फिर ऐसे नेता के जो प्रदर्शनकारी होंगे वो भी इसी तरह के बयान देंगे। आज इनका यह आपत्तिजनक बयान और भाषा आप देखिए, सुनिए और उस पर गौर कीजिए। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वैसे कॉकरोच पार्टी के लोग धमकियां तो बार बार दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे, हम दोबारा जंतर मंतर पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इसके बाद कॉकरोच पार्टी ने अपना कोई भी आंदोलन कभी भी किया तो उन्हें कोई समर्थन इस बार नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ना तो जेन ज़ी के लोग यहाँ पर आएंगे और ना ही देश के आम लोगों का समर्थन इस बार इन्हें मिलने वाला है। ये चाहें तो कोशिश करके एक बार देख सकते हैं, और शायद इन लोगों को भी ये पता नहीं चलेगा कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन कितनी तेज़ी से खिसक चुकी है ऑलरेडी पहले ही। ये चाहें तो एक बार कोशिश करके ज़रूर देखें। मैं तो कहता हूं कि दीपके को अपना आंदोलन दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, और इस बार उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब वो देखेंगे कि इस बार 100 लोग भी उनके पीछे आने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी का। जब उन्होंने अपना ये वीडियो पोस्ट किया तो लोगों ने नोट किया कि उनके हाथ कांप रहे थे, और लोगों ने यह भी देखा कि उनके चेहरे पर एक प्रकार की एक दुख है। उनकी आंखों में एक प्रकार का दुख आपको नजर आ रहा है, एक निराशा जैसी चीज है, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने ही देश के लोग, उनके अपने लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार की भावनाएं इस वीडियो से लोगों को लगी, और इस वीडियो ने लोगों की सोच को रातों रात बदल दिया। और आज भारत के ज़्यादातर लोगों की जो हमदर्दी है, सिंपैथी है, उनका सपोर्ट है, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गया है। और इसीलिए आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अब खुद अपने वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, और जो जेन ज़ी गाली गलौज कर रहे थे वो अपनी माफ़ी के वीडियोस डाल रहे हैं। और यकीन मानिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, 4 दिन के अंदर ऐसा माहौल बदलते हुए इतने बड़े देश का, 150 करोड़ के देश का, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक बात और भी है जो हम भूल गए, हमने सोशल मीडिया को ही अंतिम सत्य मान लिया। हमने आंकड़े देखे कि हमारे देश में 38 करोड़ जेन ज़ी के लोग हैं। अब सारे के सारे तो यहाँ नहीं थे, और ना ही सारे के सारे कॉकरोच पार्टी के समर्थक थे। मान लीजिए 10-20% लोग इसमें से उनके समर्थक रहे भी होंगे, तो भी उनकी संख्या कुछ करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह देश 150 करोड़ लोगों का है। इन 38 करोड़ लोगों के माता पिता भी हैं, इनके दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, इनके पड़ोसी भी हैं जो पिछली पीढ़ी के हैं,
और उन्हें इनका ये व्यवहार और इनका ये चरित्र पसंद नहीं आया। जैसे जैसे इस आंदोलन के नए नए वीडियोस आ रहे हैं, वैसे वैसे देश के लोगों को अब सच पता चल रहा है। देश को कितनी बड़ी गलतफहमी थी वो अब धीरे धीरे दूर हो गई है। 20 जुलाई की एक नई तस्वीर आज आपको हम दिखाएंगे, जब दोपहर को लगभग 2 बजे कॉकरोच के प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ संसद भवन के बहुत पास पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के पास पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की दीवार आपको पीछे दिख रही है और तब पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया, या कह लीजिए करना पड़ा। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जो दीवार आप देख रहे हैं, लाल रंग की दीवार जो हमने आपके लिए हाईलाइट की है, ये संसद भवन की दीवार है और प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंच गए थे। और सोचिए, अगर ये प्रदर्शनकारी दीवार पार करके संसद भवन के परिसर में चले जाते तो उस दिन क्या होता आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। और इसलिए पुलिस को यह बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा इलाका था जहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत है ही नहीं, और तब पुलिस ने यह बल प्रयोग किया। अब पूरी तस्वीर देखिए। आपको याद होगा, इससे पहले नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी आंदोलनों के दौरान संसद पर ऐसे ही हमला किया गया था। और अगर 20 जुलाई को दिल्ली में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस न रोकती तो आपको वही तस्वीरें देखने को मिलती जो आप इससे पहले नेपाल में देख चुके हैं, जो इससे पहले आप बांग्लादेश में देख चुके हैं, जो इससे पहले आप श्रीलंका में देख चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए श्रीलंका की। वहाँ के राष्ट्रपति भवन में लोग कैसे घुस गए, प्रधानमंत्री आवास में कैसे तोड़फोड़ की गई। आप बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए, नेपाल की तस्वीरें देखिए। ये लोग चाहते थे कि भारत में भी वैसा ही हो जाए जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और उस दिन क्या होता आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए पुलिस को इन्हें रोकना ही पड़ा। अभी तक आपको एक साइड की कहानी बताई गई, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी यह है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना।
इसमें हो सकता है हमारे देश में जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इन्होंने भी एक भूमिका जरूर निभाई होगी, क्योंकि ये सब विदेशी कंपनियां हैं। इसलिए आप तक वही वीडियोस पहुंचते थे, वही कहानी पहुंचती थी, उन्हीं पत्रकारों की रिपोर्ट्स पहुंचती थीं जो सरकार को गालियां दे रहे थे, जो पुलिस को गालियां दे रहे थे, जो आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि पुलिस ने तो लाठीचार्ज किया है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो तो महात्मा गांधी की तरह बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। लेकिन यहां दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो भारत को अगला नेपाल, अगला बांग्लादेश और अगला श्रीलंका ना बनने दे। अगर बन जाएगा आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे वीडियोस को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारी, जिसे गोदी मीडिया कह रहे थे, जिन पत्रकारों की पिटाई कर रहे थे, जिन्हें वहां आने नहीं दे रहे थे, असल में वही मीडिया आपको असली और सही खबर पहले दिन से बता रहा था। आप याद करके देखिए, यहां हम डिकोड में आपको पहले दिन से सही खबर बता रहे हैं। पहले दिन से हम आपको यह बता रहे हैं कि जो कहानी आप तक आ रही है वो सही नहीं है। जो तस्वीरें, जो रील्स आप तक आ रही हैं, वो आपको सिर्फ कहानी का एक पक्ष दिखा रही हैं और दूसरा पक्ष आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। और इन लोगों ने कुछ खास ताकतों के साथ मिलकर, हमारे देश के ही एक वर्ग के साथ मिलकर पूरे देश को बहकाने की कोशिश की। और यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी ऐसे मीडिया को पसंद नहीं करती जो सच दिखाए, जो कॉकरोच पार्टी की कमियों को भी बताए। वो मीडिया इन्हें नहीं चाहिए। इसीलिए मीडिया के लोगों की यहां पिटाई होती थी, उन्हें बाहर जाने को कह दिया जाता था, धक्के मारे जाते थे। आज दिल्ली की सरकार ने कॉकरोच आंदोलन में शामिल छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर जो 13 एफआईआर फाइल की थी, वो सब वापस ले ली है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद ये सारी एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन इसके साथ ही अब दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी उपद्रवी को राहत नहीं मिलेगी। जो अपराधी थे इस भीड़ में, उन पर तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन इस भीड़ में जो छात्र थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआर को दिल्ली पुलिस ने वापस ले लिया है। अब जो कॉकरोच पार्टी के नेता हैं, उन्हें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारी मांगें मानी नहीं जा रही। और मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आता कि छात्रों के खिलाफ सारी एफआईआर वापस ले ली गई हैं, जो अपराधी थे इसमें उन पर एफआईआर रहेगी। तो कॉकरोच पार्टी के नेता इन अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? वो इन अपराधियों को क्यों बचाना चाहते हैं? उनकी अपराधियों के साथ ऐसी क्या साठगांठ है, क्या सहानुभूति है उनकी? अपराधी थे, अपराधियों पर तो मामला चलना ही चाहिए। तो यह भी एक सोचने वाली बात है। आज हमारे पास समय बहुत कम है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अगर समय बचा तो हम आपको बताएंगे कि एंटी पेपर लीक बिल जो आया है वो कैसे उससे कॉकरोच पार्टी के अंदर ही मतभेद पैदा हो गया है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। अपने घर का सपना अब और भी आसान। PNB होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू। EMI सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर JK टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल।
ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। अब देखिए, जिसकी जैसी मंशा होती है उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। पेपर लीक पर जो नया कानून बन रहा है उसे लेकर कॉकरोच आंदोलन के नेताओं में ही आपस में मतभेद हो गया है। इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो परीक्षाओं में सुधार को लेकर जो नया कानून बना है उससे खुश हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम है, ये एक अच्छा कदम है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका का कहना है कि नए बिल में पेपर लीक को रोकने का कोई प्रावधान है ही नहीं और वो इससे खुश नहीं है। मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं फिर से भरोसे के साथ। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो देखिए, यहां आप देखेंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो पॉजिटिव बात सोचते हैं। उन्हें इसके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। उन्हें यह लगता है कि चलिए कहीं से तो शुरुआत हुई, सरकार बैठी, सरकार नया बिल लेकर आई और आज संसद में इस पर चर्चा हो रही है, संसद में इस पर वोटिंग हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है। यही तो छात्र चाहते थे कि ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बने और फिर सरकार इस पर अमल करे, काम करे। लेकिन कॉकरोच पार्टी के नेताओं की जो सोच है वो है ही नेगेटिव और उन्हें हर चीज़ में कमी निकालनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी जानकारी भी नहीं देते। वो ये तो कह रहे हैं कि पेपर लीक कैसे रुकेगा ये तो सरकार बता ही नहीं रही, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में, जिसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर को रखा गया है, जिसमें आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को रखा गया है, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन को रखा गया है और बहुत बड़े बड़े लोग उसके मेंबर्स हैं। ये सारे लोग मिलेंगे और ये कमेटी ये तय करेगी कि ऐसा क्या कदम उठाया जाए, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इसके बाद कभी भी कोई पेपर लीक ना हो। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे विश्वसनीय लोग हैं, अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं। ये बात कॉकरोच पार्टी किसी को नहीं बताती। कॉकरोच आंदोलन ने देश के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जिन पर देश को अब विचार करना पड़ रहा है। उनमें से एक ये है कि रील्स और रियलिटी में बड़ा फ़र्क होता है और
जो जेन जी है वो असल में रील्स की दुनिया में रहता है और रील्स के चश्मे से वो रियलिटी को देखता है। आज रील्स देखते देखते जेन जी का एक वर्ग रियलिटी से बहुत दूर हो गया है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड करता है वही कई बार इस पीढ़ी को सच लगने लगता है और जो वायरल होता है उसकी नकल भी ये पीढ़ी तेजी से करने लगती है, क्योंकि इसे भी वायरल होना है। इन्हें एक फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी देखा होगा कि इस प्रदर्शन में कई ऐसे भी युवा शामिल थे जिन्हें ना तो नीट के बारे में कुछ पता था, ना ही वो ये जानते थे कि आंदोलन क्यों हो रहा है और इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके मुद्दे क्या हैं, और ना ही वो छात्र थे, ना उन्हें कोई परीक्षा देनी। वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर वही नारे लगाने लगे, वही वैसे ही वीडियो बनाने लगे जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। अगर वहां पर कोई व्यक्ति आज़ादी का नारा लगा रहा था तो बाकी युवा भी बिना सोचे समझे उसी नारे को दोहरा रहे थे। जंतर मंतर भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर सोशल मीडिया की तरह कट, कॉपी और पेस्ट का ट्रेंड वहां चल रहा था। कई ऐसे युवा भी थे जिन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं पता था। वो ठीक से उनका नाम बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिस प्रोटेस्ट इज फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद, उसका रेसिग्नेशन और नीट पेपर के साथ क्या हुआ है फॉर इयर्स इन अ रो, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना है और इन द फ्यूचर ऐसा मत होना है, इसीलिए एजुकेशनल चेंज होना है। नीट का फुल फॉर्म बताइए। स्पेसिफिकली आपसे सवाल है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, गवर्नमेंट से कोई 2 सवाल जो आप करना चाहेंगे। तो ये हाल है हमारे जेन जी का, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। इंसान की सबसे बड़ी ताकत खतरे को पहचानने और उसके सही आकलन करने की क्षमता होती है। यही रिस्क मैनेजमेंट कह लीजिए, इसे रिस्क कैलकुलेशन कह लीजिए, और ये रिस्क कैलकुलेशन इंसान को बताता है कि बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदते समय मौत हो सकती है, इसलिए वहाँ से नहीं कूदना चाहिए। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, रफ्तार से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर व्यूज़, लाइक्स और वायरल होने की रेस अब बहुत बढ़ गई है और हमारे युवाओं में इस स्पीड के बढ़ने की वजह से उनका धैर्य कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा आज हमारे युवा वायरल होने के लिए, रील्स बनाने के लिए तेज़ स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, उसकी रील बनाते हैं और कई बार वही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। कभी कहा जाता था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन आज की पीढ़ी ऐसे दौर में पली बढ़ी है जहां 15 सेकंड की एक रील लाखों व्यूज़ और रातों रात पहचान उन्हें मिल सकती है। यही वजह है कि मेहनत, इंतज़ार और धीरे धीरे आगे बढ़ने का विचार अब कई युवाओं को पुराना और आउटडेटेड लगता है। उन्हें लगता है कि शॉर्टकट लेना ही सही रास्ता है। इससे जेन जी में रिस्क कैलकुलेशन की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। चलती बाइक या गाड़ी पर स्टंट करना, मेट्रो के अंदर वीडियो शूट करना, चलती ट्रेन के सामने रील बनाना, ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़कर खतरनाक स्टंट्स करना, सेल्फी लेना, जेन जी के घटते रिस्क कैलकुलेशन को दिखाता है। रील्स और वीडियोस की ये लत हमारे युवाओं के जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर एडवेंचर तक सभी जगह वो रील्स की नकल करना चाहते हैं, रील्स में अपने आप को दिखना चाहते हैं। आजकल कुछ युवा सोशल मीडिया से प्रभावित होकर सीधे एडवेंचर करने के लिए चले जाते हैं, बिना किसी तैयारी के ट्रैकिंग पर चले जाते हैं या खतरनाक पहाड़ियों पर, झरनों के किनारे सिर्फ रील्स बनाने के लिए पहुंचते हैं। इस साल आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 भाई जंगलों में वीडियो बनाने और ट्रैकिंग के लिए चले गए, लेकिन भारी बर्फबारी में फंसने से उनकी मौत हो गई थी। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि जो काम पहले महीनों की तैयारियों के बाद किया जाता था, जिसमें लोग अपने बचाव का सारा इंतजाम पहले लेकर जाते थे, अब कई बार कुछ मिनट के वीडियोस देखकर हमारे युवा तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब आप भी ये सोचते होंगे कि हमारे देश में तो पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है? हमारा देश 150 करोड़ का देश है, 38 करोड़ जेन जी हमारे देश में रहते हैं। आज चीन के साथ हम एक तुलना करना चाहते हैं, क्योंकि चीन में भी लगभग इतनी ही आबादी है। क्योंकि भारत में परीक्षा से पहले पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है, जबकि चीन में आज भी पेपर का 0 लीक है, वहां क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता। इस साल अगर हम तुलना करें तो भारत और चीन में 2 बड़ी परीक्षाएं हुई। भारत में नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, लगभग 22 लाख लोगों पर, छात्रों पर असर हुआ।
बाद में यह परीक्षा दोबारा कराई गई। चीन में भी नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस की परीक्षा हुई, जिसे वहां की भाषा में कहा जाता है गाओ काओ। लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। यह चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है, जो 2-3 दिन तक चलती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा मानी जाती है। इस साल इसमें 1,29,00,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। चीन में क्वेश्चन पेपर को तैयार करने से लेकर उसे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था होती है। क्वेश्चन पेपर्स को क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की तरह संभाल कर रखा जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसे क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्वेश्चन पेपर्स को ले जाने वाली गाड़ियों की लगातार जीपीएस ट्रैकिंग होती है, उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट चलती है। क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने वाले जो टीचर्स हैं, उन्हें लगभग 1 महीने तक किसी गोपनीय जगह पर रखा जाता है, सीक्रेट जगह पर रखा जाता है, उनके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्वेश्चन पेपर्स बेहद हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। बड़ा सवाल है कि चीन एक परीक्षा के लिए इतना सब क्यों करता है, क्योंकि चीन का यह मानना है कि अगर युवाओं का एग्जामिनेशन सिस्टम से भरोसा उठ गया तो सरकार पर से भी उनका भरोसा एक दिन कम हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए अगर जो नई कमेटी बनी है उसे चीन जैसे देशों को भी स्टडी करना चाहिए कि चीन जैसे देश क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ भी छात्रों की संख्या लगभग उतनी ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है जो हमारे पास है। देखिए, बाकी के जो देश हैं वो तो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर इस प्रकार के एग्जामिनेशन को करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत कम है, एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बहुत कम है, जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। भारत को सीखना चाहिए चीन जैसे देश से, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही है, छात्रों की संख्या उतनी ही है और एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं वो भी लगभग उतने ही हैं। इसलिए एक बार चीन के इस मॉडल को स्टडी करना चाहिए। भारत में भी सरकारी परीक्षाएं करोड़ों युवाओं के भविष्य का फैसला करती हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सरकार पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे संविधान में नागरिकों को समान अवसर देने की बात कही गई है, जो कि चीन में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में अगर पेपर लीक होता है तो इससे सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होती, बल्कि समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जो छात्र साल भर मेहनत करता है और जो छात्र लीक हुए पेपर का फायदा उठाता है, दोनों बराबरी की स्थिति में नहीं रह जाते। इसलिए आज भारत को ऐसी परीक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जहां पेपर लीक करना असंभव हो, नकल नामुमकिन हो जाए और हर छात्र को यह भरोसा हो कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलेगी, किसी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। और अब आखिर में हम आपको जेन ज़ी के बारे में बात चली रही है तो उनकी डेंजरस डाइट आपको बताते हैं। वो 2 तरह की डाइट ले रहे हैं आजकल। पहला है फास्ट फूड और पीने में है एनर्जी ड्रिंक। कॉकरोच आंदोलन के दौरान आपने देखा कि जंतर मंतर पर बर्गर्स, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड जमकर बांटे जा रहे थे। आज जेन ज़ी को ये जानना चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक और फास्ट फूड उनके लिए कितने खतरनाक हैं। भारत में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने यह प्रचार कर रखा है कि इसे पीने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन अब भारत के फूड सेफ्टी विभाग फसाई ने रेड बुल, स्टिंग और हेल एनर्जी जैसे 6 कंपनियों से कहा है कि वो किसी ड्रिंक को अपने एनर्जी ड्रिंक लिखकर नहीं बेच सकते और ऐसा करना गैर कानूनी है। यानी जो रेड बुल आप देखते हैं इस पर लिखा हुआ एनर्जी ड्रिंक, फसाई का कहना है कि ये एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और आप इसे एनर्जी ड्रिंक कहकर नहीं बेच सकते। भारत के कानून में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई श्रेणी, कोई कैटेगरी है ही नहीं। अब इन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर अपने सभी प्रोडक्ट से ये एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाना होगा, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे पीने से आपको कोई एनर्जी मिलती हो। एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है? इसमें सामान्य तौर पर कैफीन होती है और शुगर होती है। इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए आपको ऐसा महसूस कराना है जैसे आपकी थकान कम हो गई है और आपकी जो अलर्टनेस है वो बढ़ गई है। दुनिया भर में एनर्जी ड्रिंक की कोई एक तय परिभाषा नहीं है, इसलिए हर देश एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और दूसरी चीज़ों के आधार पर इसके नियम तय करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनर्जी ड्रिंक को कैफीन बेवरेजेस की अलग श्रेणी में रखा जाता है। यूरोप में कई देशों में एनर्जी ड्रिंक के पैकेट पर हाई कैफीन वार्निंग लिखना अनिवार्य है, बताना जरूरी है कि इसमें हाई कैफीन है। हमारे देश में एनर्जी ड्रिंक का बाजार
7,790 करोड़ रुपए का है। 2023 में हमारे देश के लोगों ने 57 करोड़ लीटर से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक खरीद कर पी लिया था। तो एनर्जी ड्रिंक से बचकर रहिए, इसमें सिर्फ शुगर और कैफीन है और इसका नाम एनर्जी ड्रिंक नहीं होना चाहिए, सरकार ने ये कह दिया है। आज हमारे देश में जेन ज़ी को फास्ट फूड भी बड़ा पसंद है, लेकिन जिस स्वाद को युवा अपना लाइफस्टाइल समझ रहे हैं वही धीरे धीरे उनकी सेहत को ख़राब करता है, शरीर को ख़राब करता है। कम उम्र में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई बीपी जैसी बीमारियां हो रही हैं। हमारे देश में पिछले साल 5 से 19 वर्ष के 4 करोड़ बच्चे मोटापे से परेशान थे। अब देखिए धीरे धीरे इसे लेकर भी बदलाव आ रहा है। फास्ट फूड को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिन फूड प्रोडक्ट्स में फैट, चीनी और नमक की मात्रा ज़्यादा है उन्हें अब महाराष्ट्र के स्कूल और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बेचने पर रोक लगा दी गई है। तो अब महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास फास्ट फूड आप नहीं बेच सकते। ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम तो ये कहेंगे कि ये पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका में 16 साल के एक लड़के ने वहां की 11 बड़ी फूड कंपनियों पर अदालत में मुकदमा कर दिया। उसका दावा है कि बचपन से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से उसे टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लिवर हो गया। इसके लिए उसने इन कंपनियों को जिम्मेदार माना और यह मामला अब अदालत में चल रहा है। जेन ज़ी के ज़माने में फास्ट फूड और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स सिगरेट और तंबाकू की तरह हैं, जिनके खिलाफ बेहद सख्ती की आवश्यकता है। जिस तरह सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई गई, उसके पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया, उसी तरह अब फास्ट फूड प्रोडक्ट्स और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स पर भी ऐसी ही चेतावनी लिखना अनिवार्य कर देना चाहिए। आज हमने डिकोड देर से शुरू किया था, इसलिए समाप्त भी देर से कर रहे हैं। आपका जो समय होता है हमारे साथ, उसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, उसके साथ कोई समझौता हमने नहीं किया है। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेबल आज आपके और हमारे लिए गड़बड़ा गया, लेकिन डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 7 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। यानी अब जब मैं आपको बता रहा था तो 7.1 मिलियन हो चुके हैं, यानी 71 लाख व्यूज़ अभी तक आज के हमारे इस एपिसोड को मिले हैं। आप हमें प्यार करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ज़िंदगी एक किराए का मकान है, एक दिन आपको इसकी चाबी लौटानी ही पड़ेगी, इसलिए इसकी रजिस्ट्री कराने के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार।